गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में हमने दो चुनौतियां पढ़ ली है, मुद्रास्फीति और गरीबी। उनके हमने अर्थ जाने, कारण जाने, स्वरूप जाने, उपाय भी उनको दूर करने का हमने जो है पढ़ा है। अब जो है तीसरी चुनौती है बेरोजगारी, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है कि बेरोजगारी को, अगर हमने पढ़ा था ना कि बेरोजगारी और गरीबी में गहरा संबंध है, अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो बेरोजगारी ज्यादा चुनौती जो है, चुनौतीपूर्ण कार्य है बेरोजगारी को मिटाना, कि एक बेरोजगारी के मिटने से दूसरी चुनौती भी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो देखो बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी का यहाँ से, कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी कहा जाता है। ये बेरोजगारी की परिभाषा है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य करने के योग्य भी है और वह कार्य करना भी चाहता है, इच्छा भी रखता है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, मतलब वो कार्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने के योग्य भी है और कार्य करने का इच्छुक भी है, और उसको जो है अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार। और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी की परिभाषा है। प्रश्न बनेगा आपके यहाँ, बेरोजगारी की परिभाषा लिखी है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो ऐसी स्थिति तो क्या कहलाती है? बेरोजगारी। और वो व्यक्ति को क्या कहलाता है? बेरोजगार। आगे देखो, अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। बेरोजगार की परिभाषा ये भी हो सकती है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, यानी उत्पादन जो हमारे देश में हो रहा है, चाहे वो किसी वस्तु का हो चाहे किसी सेवा का उत्पादन हो, उसमें उस जिस व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। ठीक है। एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। ये बेरोजगार की परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, तो इस पे भी अंडरलाइन कर लो आप। भारत युवाओं का देश है, लेकिन ये युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत है, साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर जो है गांव है, गांव या शहर में बहुत सारे लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं, कई लोग व्यवसाय में लगे होते हैं, कई लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग इन कार्यों में भी लगे होते हैं। हमने व्यवसाय के क्षेत्र देखे थे ना, 3 क्षेत्र है, तो इसमें जैसे प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं लोग कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में व्यवसाय या उद्योग धंधों में लगे होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र, और ये बैंकिंग, बीमा वगैरह तृतीय क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य करते हैं। सेवाओं में कार्यरत है। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से श्रम धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में योगदान करता है। देखो, रोजगार युक्त जो व्यक्ति है वो अपने लिए भी धन प्राप्त करता है और अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान करता है। और जो बेरोजगार है वो अपने लिए भी कोई धन प्राप्त नहीं करता और राष्ट्र के उत्पादन में भी उसका कोई योगदान नहीं है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है। ये रोजगार के बेरोजगारी रोजगार के लाभ है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। और यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है, दोनों पे अंडरलाइन करनी है आपको कि रोजगार से तो व्यक्ति को क्या लाभ है और बेरोजगारी से क्या हानि है। तो व्यक्ति रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है और उसकी कार्य कुशलता में क्या होती है? वृद्धि। ये भी प्रश्न बन सकता है आपके कि रोजगाररत व्यक्ति को क्या लाभ है? उसको धन भी प्राप्त होगा, अनुभव भी होगा कार्य का, और उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि भी होगी। कोई व्यक्ति कोई काम जान रहा है, मान लो किसी ने ITI कर ली, कुछ कर लिया, और अब वो काम कर ही नहीं रहा है वो, तो उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि नहीं होगी, यानी कि वो आगे उस काम को
सीखेगा ही नहीं, न उसको धन प्राप्त होगा न उसको अनुभव होगा। ठीक है, तो ये रोजगार से लाभ है। अब यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है, वह मानसिक अवसाद का भी सामना करता है। जो बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर भी आपके प्रश्न बनेगा, ये बेरोजगारी से व्यक्ति को हानि, ये तो रोजगार से व्यक्ति को लाभ, और ये बेरोजगारी से व्यक्ति को हानि। कि यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे क्या क्या हानि है, धन तथा कुशलता की हानि होती है, वो धन भी प्राप्त नहीं कर पाता और किसी कार्य में कुशल भी नहीं होता है। वो मानसिक अवसाद यानी तनाव में, टेंशन में रहता है हमेशा। आदमी क्या करे सारे दिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो मानसिक अवसाद का भी सामना उसको करना होता है। और बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। और ऐसी स्थिति में आप देखो कि बेरोजगार है तो अपराध करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, गलत तरीके अपनाने लगता है, तो इससे वो असामाजिक भी बन जाता है। तो ये सारी व्यक्ति को, बेरोजगारी से व्यक्ति को हानि और ये रोजगार से व्यक्ति को लाभ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बेरोजगारी का। अब आगे देखो, आप अपनी किताब में भी अंडरलाइन इस तरह करके प्रश्न लिख लेना कि रोजगार से व्यक्ति को क्या लाभ है, बेरोजगारी से व्यक्ति को क्या हानि। और बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। जिस राष्ट्र में व्यक्ति ज्यादा बेरोजगार है वो जो है एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी क्या है, हानिकारक है। एक व्यक्ति नहीं कमाएगा पैसा, उसके पास धन नहीं होगा, उसका कोई सम्मान नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का समाज भी विकसित नहीं होगा, कुशल नहीं होगा, और समाज विकसित नहीं है तो एक राष्ट्र भी नहीं होगा। इसलिए एक व्यक्ति के बेरोजगार होने से ही, एक एक व्यक्ति के बेरोजगार होने से राष्ट्र को भी हानि होती है। अब देखो आगे, बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी दर को साझा समझा जाए। ये तीन चीज हम पढ़ेंगे, श्रम शक्ति क्या है, कार्य शक्ति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है। और ये तीनों प्रश्न बनेंगे, श्रम शक्ति किसे कहते हैं, कार्य शक्ति किसे कहते हैं, बेरोजगारी दर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अब देखो यहाँ से सबसे पहले श्रम शक्ति का, कि श्रम शक्ति किसे कहते हैं। श्रम शक्ति देखो, श्रम शक्ति का तात्पर्य, उधर प्रश्न बता ही दिया था आपको, ये प्रश्न बनेगा, श्रम शक्ति किसे कहते हैं। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रिया के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। यहाँ तक श्रम शक्ति की परिभाषा है। ठीक है, श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु जो चालू आर्थिक क्रियाएं हैं, क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, श्रम शक्ति कहलाती है। और इसमें रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। श्रम शक्ति हमारे भारत में क्या है स्थिति, कि हमारे भारत में श्रम शक्ति तो खूब है लेकिन कार्य शक्ति थोड़ी कम है। तो देखो, श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या करती है, श्रम की आपूर्ति करती है। यानी वो जो है आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाएं कौन सी, वही आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में देखी थी ना। और आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जो व्यक्ति, जिन क्रियाओं से व्यक्ति धन कमाना चाहता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु जो चालू आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें जो श्रम की आपूर्ति करती है वह जनसंख्या क्या कहलाती है, श्रम शक्ति कहलाती है। और इसमें रोजगार शुदा लोग भी आ जाते हैं और बेरोजगार दोनों ही शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। श्रम शक्ति में रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों ही शामिल होते हैं। अब है कार्य शक्ति, ये कार्य शक्ति की परिभाषा, ये भी प्रश्न होगा। कार्य शक्ति श्रम शक्ति का ही वह भाग है जो रोजगार में है। प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार कौन है व्यक्ति, कि प्रचलित मजदूरी की दरों पर जो है कार्य करने से के इच्छुक व्यक्ति को अगर जो है उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। ठीक है,
बेरोजगार उधर भी आया था आपने, एक आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि वह व्यक्ति जो किसी कार्य करने के योग्य और इच्छुक है, लेकिन उसको जो है उसकी योग्यता और इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। अभी जैसे आप मेरा भी उदाहरण ले सकते हो कि जैसे मैं बीएड करी हुई हूँ और मैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ मेरी योग्यता और मेरी इच्छा अनुसार मुझे कार्य मिलेगा और उतना ही मुझे धन भी मिलेगा, पैसा भी उतना ही, तनख्वाह भी उतनी ही मिलेगी। अभी मैं जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं बेरोजगार ही मानी जाऊंगी इसमें। क्या, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी योग्यता और अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है। ऐसे कई लोग हैं, जब भी तो हम उनको बेरोजगार कहते हैं, शिक्षित बेरोजगार। अब कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, बेरोजगार ही कहलाते हैं। जब भी तो श्रम शक्ति भी जो है आर्थिक क्रियाओं के में योगदान, वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन में आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति तो कर रही है ना। इसमें रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों ही शामिल है, आपूर्ति तो कर रही है, लेकिन वो उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार नहीं है, जितना कर सकती उतना नहीं है, इस तरह से। तो कार्य शक्ति, बेरोजगार व्यक्ति कौन होता है, जिसको उसके योग्यता और इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलता है, उसको जो है बेरोजगार कहते हैं। कार्य शक्ति की परिभाषा यही हो जाएगी आपके कि कार्य शक्ति श्रम शक्ति का ही वह भाग है जो रोजगार में रत है। इतना ही होता है इसकी परिभाषा। आगे देखो, बेरोजगार की परिभाषा आई गई कि बेरोजगार कौन होगा, कि प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता है काम, तो बेरोजगार। अब बेरोजगारी दर क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बेरोजगारी दर किसे कहते हैं। बेरोजगारी दर देखो, बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या के श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से के अनुपात से है। ठीक है, बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या के अनुपात से है। कैसे, देखो बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, श्रम शक्ति में तो सभी है, रोजगार शुदा भी है और बेरोजगार भी है, ऊपर हमने देखा था। तो रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों किसमें आते हैं, श्रम शक्ति में। भाई वो श्रम तो कर ही रहे हैं ना, तो बेरोजगारी दर क्या होगी, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या। अब श्रम शक्ति में, कार्य शक्ति में तो सब रोजगार शुदा ही होते हैं, जो रोजगार में लगे हुए होते हैं वही उसमें होते हैं, कार्य शक्ति है। ठीक है, जिनको अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार कार्य मिला हुआ, वो व्यक्ति तो कौन है, कार्य शक्ति है। और श्रम शक्ति में रोजगार शुदा भी है और बेरोजगार भी है। तो हम बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या के अनुपात से, कि श्रम शक्ति में जो बेरोजगार और रोजगार शुदा व्यक्ति दोनों ही है, उनमें जो है बेरोजगारों का अनुपात कितना है, वो क्या कहलाएगा, बेरोजगारी दर कहलाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा समझना होगा। आप वैसे आपको तो परिभाषा लिखनी है जो आप याद कर लेना, फिर भी समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाओगे। तो तीनों प्रश्नों, 4 प्रश्न हो गए इस पैराग्राफ में। श्रम शक्ति किसे कहते हैं, कार्य शक्ति से क्या तात्पर्य है, और बेरोजगार कौन है, कौन व्यक्ति बेरोजगार है, और बेरोजगारी दर किसे कहते हैं। आया ना समझ में, इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ पूरा, यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं आपके, 4 प्रश्न बन रहे हैं, चारों के उत्तर आपको ढंग से कर लेने हैं, श्रम शक्ति से तात्पर्य से लेकर पूरा यहाँ तक। अब देखो, बेरोजगारी दर के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोण क्रमशः सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। बेरोजगारी दर का अनुमान जो है 3 अलग अलग दृष्टिकोणों में लगता है। एक तो व्यक्ति की क्या देखी जाती है, सामान्य स्थिति देखी जाती है कि व्यक्ति की सामान्य स्थिति क्या है, उसको जो है कि साल भर में कितना रोजगार मिल रहा है, वो कितना कमा रहा है वो। फिर देखी जाती है साप्ताहिक चालू स्थिति, कि व्यक्ति को सप्ताह में कितने दिन रोजगार मिलता है। अब देखो कोरोना के में जो है कितने लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी सामान्य स्थिति अच्छी थी, यानी साल भर जिनके पास रोजगार था, उनको भी अब कई कंपनियों में एक दिन छोड़कर एक दिन बुलाते हैं, और या किसी को एक हफ्ते बुलाते हैं, दूसरे हफ्ते नहीं बुलाते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, अभी बेरोजगारी हो गई है।
और साप्ताहिक चालू स्थिति की सप्ताह में कितना दिन रोजगार मिल रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाएंगे तो वैसे सप्ताह में 6 दिन रोजगार मिलता है, एक दिन की छुट्टी आती है तो, और अब कितने दिन मिल रहा है, 3 दिन ही मिल रहा है। तो ये साप्ताहिक और चालू दैनिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति की उनकी वो दिन में कितना, जो एक दिन में कितना कमा पा रहे हैं। इस तरह से ये इनका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखो आगे, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जो गरीबी का लगाया था ना, यही ध्यान रखना आपको, NSSO, ये भारतीय राष्ट्रीय भी कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल वो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय या भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। बेरोजगारी का अनुमान कौन लगाता है, NSSO, और गरीबी के आंकड़े भी कौन देता है, NSSO, हमने पढ़ा था उसमें, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके प्रश्न बनेगा। द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने कौन से संगठन ने, NSSO ने 2011-12 में 68वां दौर चलाया था। इस दौर में पाया गया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर, अब देखो यहाँ बताया गया है, इस दौर में जो बताया गया है कि प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही है। इससे हम जो है बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं। श्रम शक्ति यानी 1000 जनसंख्या है, वहां पर काम करने वाले लोग तो कितने हैं, 395 लोग जो है श्रम शक्ति है, जिसमें रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों ही आ जाते। बेरोजगार का मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं करता वो व्यक्ति, बेरोजगार कौन होगा, जिसको उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिलता, वो उसको बेरोजगार कहेंगे। तो 1000 व्यक्तियों पर 395 तो श्रम शक्ति है ना, लेकिन कार्य शक्ति कितनी हुई, 386, यानी 395 लोग जो है उत्पादन क्रिया में आर्थिक योगदान, आर्थिक क्रियाओं में जो अपने श्रम की आपूर्ति कर रहे हैं, और लेकिन जो है अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार कितने हैं, 386। तो अब 395 से 386 माइनस करेंगे, वो जो आएगा उसका माइनस कम करने पर वो प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, बेरोजगारी दर होगा। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, प्रतिशत निकाल लो या अनुपात निकाल लो, वो जो है बेरोजगारी दर होगी। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो। रही वह 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 2.3% रही। बेरोजगारी दर कितनी रही, 2.3%। श्रम शक्ति से कार्य शक्ति को माइनस करने पर जो आएगी संख्या, वो किसकी संख्या होगी, बेरोजगार व्यक्तियों की, और उसको जो हम 1000 पे या 100 पे निकालेंगे तो वो बेरोजगारी दर आ जाएगी। दर 100 पे निकालते हैं ना, इस प्रकार। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक देखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ क्या प्रश्न बन रहा है, और ये बेरोजगारी दर का यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे आएगा अपना बेरोजगारी के प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के जो भी प्रश्न बने थोड़े ध्यान से और याद भी करते जाओ।